अब्दुल्ला साहब, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर भारत मुखालिफ और भारत की प्रॉक्सी हसीना वाजिद शेख मुजीब मुखालिफ नौजवानों की तहरीक उभर गई है, क्या हम इसको समहाउ 1971 मोमेंट्स इन रिवर्स के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑब्वियसली यकजा होना तो नहीं, मगर हम ये कह सकते हैं कि यूनाइट होकर भारत के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बन जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बड़ी अच्छी शजिया बीबी ये बात कही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमेशा एक ही थे। असल में क्योंकि आप देख लें, चाहे जो मर्ज़ी है, शेख मुजीब को आप जैसा मर्ज़ी कह लें, मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने गद्दारी की। लेकिन शेख मुजीब के लीडर कौन थे? कायद-ए-आज़म थे ना, और पाकिस्तानियों के लीडर तो कायद-ए-आज़म थे। तो कायद-ए-आज़म की कौम है, 2 मुल्कों में बसती है, एक का नाम बांग्लादेश है, एक का नाम पाकिस्तान है, और यही वजह है कि वहाँ कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद के नारे लगे। हसीना वाजिद के जाने के बाद वहाँ पाकिस्तान के परचम जो है उनको बेचा गया। वहाँ लोगों ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के परचम लहराए, और इसी तरीके से शेख हसीना के बाद आप देखें कि किस तरीके से 2 कौमी नज़रिया जो है वो दोबारा उजागर होके आया है। ये तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो वहाँ मामला है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। आप ये देखें कि जिस कौम को ये बताया गया कि उसके आबा-ओ-अजदाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया, हमारी अफ़वाज ने जो है तो बस अफ़वाज के लोगों को जो है वो वहाँ उनकी इज़्ज़तें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको ख़राब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब है कि मुक्ति बहानी के पीछे भारत हाथ था, और भारत ने जो एक साजिश बुनी थी, और उस साजिश को आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नौजवान नस्ल ने, जेन ज़ी ऑफ बांग्लादेश ने नाकाम करके जो है भारत के मुँह रद्द पे कर मारा दिया। है, और यही बिल्कुल वजह सही। है। बांग्लादेश के अंदर से अब भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स की आज़ादी के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली हमारे सामने आ रही है, और शहीद उस्मान हादी ने भी अपनी शहादत से कबल जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का नक्शा शेयर किया था, उस पे पंजाब मुकम्मल पाकिस्तान के पास और 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का हिस्सा दिखाई दी गई थी वहां पे। क्या हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये बहुत अलार्मिंग होगा भारत की तकसीम के हवाले से? भारत की तक़सीम तो अब कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने वो बीज बो दिया है जो तक़सीम का है, और ये अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 7 स्टेट्स के मुतालिक तो आपको पता है कि पहले भी नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो वहाँ उनके रही। फिर नागालैंड ने तो अपनी आज़ादी जो है वो डिक्लेयर की है, उनका कौमी परचम अलहदा है, उनका तराना अलहदा है, उन्होंने अपना दस्तूर और मंशूर जो है वो पेश किया हुआ है। इसी तरीके से मिज़ोरम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये तमाम इलाके जो हैं ये भारत के हाथों से निकल चुके हैं, और वहाँ के लोग जिनको नौ-बागी कहा जाता था, वो तो वहाँ हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने तो जो है वो तमाम पांचा ही पलट के रख दिया। दूसरी जानिब जो है वो सिखों की मूवमेंट को देख लें कि खालिस्तान जो है उसका तो परचम जो है अब जो है वो बुलंद होके रहेगा, और खुद अभी जब किसानों की मूवमेंट चली तो उसके अंदर खालिस्तान का परचम जो था वो लहराया गया लाल किले के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो ये तो मेरे ख्याल में रेफरेंडम जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब जो है वो ज़ाहिर है चिकन नेक का मामला है, जिसके ऊपर जी। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा, जो अभी हालिया हमारे जो जॉइंट चीफ थे साबिक जनाब जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो तशरीफ ले गए, तो वहाँ भी बातचीत हुई। और फिर जो पंजाब है वो तो ज़ाहिर है आपको मालूम है, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, ये तो अभी महर सितारों के आगे जहान और भी हैं। भारत जो है वो कौवा जो है वो है, हर्ष की चाल चला, वो अपनी भी भूल गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा मौजूद है। बांग्लादेश में तो भारत जो भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी वो पीछे नहीं है। कुछ हल्के कहते हैं कि अफगानिस्तान अब एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन चुका है, और सब जानते हैं कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या पाकिस्तान को भारत से पहले अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल हिंदुस्तान के ठिकानों को खत्म करने के लिए अस्करी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि ये हमारी बातचीत ऑलरेडी इसके ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने बातों को देख रही है। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट है, वो इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हमें पता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, और इस चीज़ का हमें इल्म है कि ये वक़्त जो लिया गया, जो दोहा कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लिया गया, या बाद में जो है वो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का बहाना बना के किया गया। असल में भारत जो है वो अपने जितने
भी वहाँ दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उनको रिलोकेट करना चाहता है, उनके ठिकानों को तब्दील करना चाहता है, उनको मज़ीद इक्विपमेंट देना चाहता है, उनको सरफेस टू एयर मिसाइल देना चाहता है, उनकी ट्रेनिंग को करना चाहता है। लेकिन याद रखें कि भारत की ट्रेनिंग जो है वो काम नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को ये तमाम बातों का ये पहले से इल्म है। पाकिस्तान जहाँ से भारत की सोच शुरू होती है, पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बहुत मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि जिस स्कूल में भारत पढ़ता है, पाकिस्तान उसका हेडमास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम देखते हैं पाकिस्तान भी नौरोज़ तक का इंतज़ार कर रहा है। नौरोज़ के बाद जो जश्न बहारां होता है, उसके बाद सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान में भी तब्दील होगी और मेरे ख्याल में इंटरनल एक इम्प्लोजन जैसा सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान में पैदा हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो 27% ताजिक हैं, उनकी नुमाइंदगी उनको वहाँ नहीं दी गई। जो 11% जो अहले तशी लोग हैं, उनको वहाँ नुमाइंदगी नहीं दी गई और पश्तून आबादी के अंदर भी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, जो काबुल से बाहर रहते हैं या जो भारत के तसल्लुत को पसंद नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही। बुत परस्त नहीं बल्कि बुत शिकन की औलादों में से हैं, वो भारत की बात को बिल्कुल वहाँ पसंद नहीं करते। और मेरे भारत ख्याल से में मिलता-जुलता, भारत और अफगानिस्तान से मिलता-जुलता एक और करैक्टर भी है, वही सेम माइंडसेट है इस्राइल का, जो मुसलसल अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां भी कर रहा है और अब तो इस्राइली हुकाम की जानिब से मगरबी किनारे पर यहूदी बस्तियों की आबादी की भी इजाज़त दे दी गई है। क्या एक तरफ मुआहिदे की बातें और फिर दूसरी तरफ इस्राइल की ये जारहाना पॉलिसियां एक साथ चल सकती हैं? क्योंकि अब तो वो ईरान की तरफ भी नजरें जमा के बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि हम ईरान पर दोबारा हमला हम कर सकते हैं और इस्राइल से इसकी कोई बईद भी नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम ममालिक जो अमन मुआहिदे में कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं वो कोई अस्करी अलायंस बनाकर इस्राइल से निपटें या इस बार भी मजम्मत से ही काम चलाया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो कोई मुझे ऐसा अलायंस जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। कतर के अंदर भी जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, कतर पे हमला जो हुआ था, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, पाकिस्तान ने भी की। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने कतर से माफ़ी मंगवाई इज़राइल से। ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इज़राइल का बढ़ता हुआ तसल्लुत जो है और इज़राइल जो किसी भी मुआहदे की खिलाफवर्जी करना अपना फ़र्ज़ ऐन समझता है, उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हमें पता चलता है कि जो 20 नुकाती एजेंडा पेश किया गया शर्म अल शेख के अंदर, उसके ऊपर तो इज़राइल मुनकिर है। और ये बात मैं गालिबन आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ कि ये इज़राइल कभी नहीं मानेगा। इसने पहले भी जो मुआहदा किया था उसके अंदर 3 स्टेजेस का मुआहदा था, लेकिन जब पहली ही स्टेज के अंदर जब कैदियों का तबादला हुआ तो इज़राइल ने जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर डाली। अब ये जो शर्म अल शेख का भी मुआहदा है उसके अंदर फ़लस्तीन तो कहीं भी शामिल नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता इतनी जल्दी ये आग ठंडी नहीं होती जा रही और सिर्फ इज़राइल की जो नज़रें हैं वो ईरान पे नहीं है। एक उनकी स्टेटेड पॉलिसी है जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो है इंटरनेशनल एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मुझे पाकिस्तान और ईरान के पास जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं देखने और मैं उसके लिए हद तक जाऊँगा, चाहे मुझे उसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। तो ये इज़राइल का मौक़िफ़ है। मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी डिक्लेयर की भी है एंड वी शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट, बिकॉज़ इज़राइल के जो ट्रेसेस हैं वो बलूचिस्तान में भी पाए जाते हैं। उनकी बाकायदा एक साजिश थी। आप अभी ये देखें ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ उसके अंदर बाकायदा इज़राइली अखबार जो था जेरूशलेम पोस्ट, हाँ उसकी जी, जानिब उन्होंने से भी ये इसी तरह शुरू प्ले हुआ अप जो किया, कि बिल्कुल।